रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एक नई वैकेंसी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आई है। इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी वैकेंसी है, किस रीजन में है और क्या-क्या है इसमें। तो इसके बारे में जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये नोटिस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इसमें ऑल टोटल आपको 650 वैकेंसी देखने को मिल रही है अभी, जो कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है। अब इसके लिए आगे जानने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 8 मार्च तक चलेगी। यानी आप फॉर्म आज से ही 16 फरवरी से ही आज से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 मार्च को है। इसके पहले आप इसे पूरा फॉर्म अप्लाई करके फीस पे कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, इसकी डेट आपको पहले ही बता दी गई है, जो कि अभी के लिए टेंटेटिव है, पर मोस्ट प्रोबेबली डेट यही रहने वाली है, जो कि 11 अप्रैल प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए है और इसका मेंस एग्जाम 7 जून को हो सकता है। ये डेट पहले इसलिए बता दी गई है ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए आगे चलते हैं और आप इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो ये है वैकेंसी चार्ट। अब ये वैकेंसी चार्ट देखना क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप किसी एक जोन में ही अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे सपोज देर आर मैनी ऑफिसेज, तो आप उनके अकॉर्डिंग उन ऑफिसेज के अकॉर्डिंग जो जो एरिया उनके अंडर फॉल करता है, आप उसी जोन में अप्लाई कर पा रहे होगे। जैसे आप ये देखिए बहुत सारे ऑफिसेज हैं इसके जहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज आप इनमें से कोई भी एक चुनते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने मुंबई चुना, तो आप मुंबई में देखिए तो आप मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि आप एक ही जगह क्यों अप्लाई कर पा रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपके मार्क्स जो भी आए आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस दोगे कि आपको अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इनके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेफरेंस देना है कि आपको जहाँ भी शॉर्टलिस्ट होना होगा आप हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आप किसी एक जोन, किसी एक ऑफिस के लिए ही अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप देखेंगे इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 249, जिसमें यूआर के लिए 144, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी के लिए 25, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 54 है। ये जो ब्रैकेट में आपको जो वैकेंसी दिखाई जा रही है ये बैकलॉग है पहले की, जो अभी कंप्लीट करवा रहे हैं ये लोग। तो जैसे आप देख सकते हैं अपने किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑब्वियसली आपको मुंबई में ही देखने को मिल रही है। और अगर आप इनको देखोगे तो आपको फिर दिखेगी चेन्नई में, उसके बाद आपको दिखेगी न्यू दिल्ली में। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहो अपनी वैकेंसी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और शर्त है जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। पर अभी के लिए आप ये वैकेंसी चार्ट देख करके अपने लिए अपना ऑफिस चूज कर सकते हो जहाँ आपको अप्लाई करना है। जब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लोगे तो आप आगे जाओगे और उसमें आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आप बेसिकली आप बाकी चीज़ें समझते हैं, पर मैं आपको बाकी कुछ और चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि जैसे आपकी एज 20 से 28 के बीच की होनी चाहिए, जिसकी टाइम डेट वगैरह आपको यहाँ मेंशन कर दी गई है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन, जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि आप किस क्वालिफिकेशन के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन की हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन कम से कम आपके 50% मार्क्स ज़रूर हो उसमें। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है मैं आपको बता दूं कि कुछ
कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अब परसेंटेज पे नहीं बल्कि सीजीपीए या अलग अलग जो उनके क्राइटेरिया हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी बात करती हैं। तो आपको 50% मार्क्स स्कोर होने चाहिए, ये मैंडेटरी है आपके लिए। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है अभी आगे बता दूंगा। पहले आगे की चीजें देख लेते हैं, जैसे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके पास या तो एक ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कम से कम मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर्म्ड फोर्सेस में पास किया हो, और इसके साथ साथ कम से कम 15 साल अपनी सर्विस में दिया हो। जो भी कैंडिडेट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो भी कैंडिडेट जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए उसे उस पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस में जो भी लैंग्वेज वहाँ की है, जैसे कि अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं या मुंबई ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी और कोंकणी लैंग्वेज दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया जैसे सपोज आप कानपुर के लिए अप्लाई करते हो या आप दिल्ली के लिए जयपुर के लिए इनमें से किसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। और आने का मतलब सिर्फ समझना नहीं है, आपको पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और समझनी भी आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी ऑफिस चुन रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसी, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी और उस लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। आगे की कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपको यहाँ मेंशन की गई हैं। आप चाहें तो आप इस नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने अकॉर्डिंग सीजीपीए, ओजीपीए, सीपीआई, एसजीपीए इसके अकॉर्डिंग मार्क्स, सॉरी, सीजीपीए अपने मार्कशीट में देती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये कैसे पता चलेगा कि आप कितने परसेंटेज हो? अगर उन्होंने अपनी मार्कशीट में ये मेंशन किया हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट होंगे, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए यहाँ क्राइटेरिया आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है। अगर मेंशन है वेल एंड गुड, सब अच्छी बात है। नहीं मेंशन है तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर 6.75 हो रहा है तो उसको 60% कंसीडर किया जाएगा, अगर 6.25 हो रहा है तो 55%, और अगर 5.75 हो रहा है तो ऑब्वियसली 50%। ये आपको दो क्राइटेरिया याद रखने की, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं फॉल करते हो तो आप वहीं पे हो जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 7.75 सीजीपीए आपने स्कोर किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 65 इसको अकॉर्डिंगली मान सकते हो, नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया। अगर आपने 7.75 स्कोर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 75% अपने अकॉर्डिंग मान लोगे, ऐसा नहीं होगा। आप 70% में ही फॉल करोगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 6.75 है तो आप 60% में फॉल कर रहे हो। उसी तरीके से अगर आप 6.25 लाते हो तो आप 55% स्कोर करोगे। अगर आपकी मार्कशीट में कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। एक और चीज जो बतानी जरूरी हो जाती है कि अगर आप कैलकुलेट करते टाइम किसी वजह से 49.99% पे भी हो तो उसे 50% से लेस माना जाएगा और आप अप्लीकेबल नहीं हो उसके लिए। अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो ही अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप आगे देख सकते हो इसे। अब आगे चल के देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे scheme of selection, one of the main questions that been asked from many of the candidates कि scheme of selection क्या है, कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसके 3 स्टेजेस हैं दोस्तों। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर है मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, आप जानते हो। इसमें 3 टेस्ट हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, और मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तीनों के लिए आपको
मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर करना होगा। जैसे कि अब यहाँ देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली 30 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। और तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जब एग्जाम दोगे तो आपके पास पहले एक सब्जेक्ट आपकी विंडो पे होगा और आप 30 क्वेश्चन, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले आता है तो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके 30 मार्क्स हैं, लेकिन विंडो 20 मिनट की होगी और आप उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकते हो। जब 20 मिनट की विंडो ओपन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जो कि दूसरे सब्जेक्ट की होगी, लेट्स से न्यूमेरिकल एबिलिटी की होगी। उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और आपको 20 मिनट मिलेंगे। एंड ऐसे ही आगे जाएंगे तो रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। टोटल 60 मिनट, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपको इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम देना होगा। हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। टाइम विंडो आपको बता दी गई है। जब आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हो, यानी अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो और आप मेन एग्जाम के लिए जाते हो, तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज होगी। इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स सभी में इक्वल रखे गए हैं। 40 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में देखने मिलेंगे। 40 रीजनिंग, 40 इंग्लिश, 40 मैथ, 40 जनरल अवेयरनेस और 40 कंप्यूटर नॉलेज। सभी के लिए आपको टाइम विंडो भी दी गई है यहाँ पर। रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए 30-30 मिनट, जबकि जीएस और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट की विंडो आपको दी गई है। और टोटल टाइम 135 मिनट, टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200। जो भी कैंडिडेट आप में से या आप जब मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको तीसरे स्टेज पे जाना होगा जो कि है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि जितनी वैकेंसी आपके ऑफिस के अंडर फॉल होगी, अप्रोक्सीमेटली उसका 10 टाइम्स प्री क्वालिफाई करेंगे। लेट्स से कि 50 वैकेंसी है किसी ऑफिस में, तो अप्रोक्सीमेटली 500 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। एंड फॉर द मेन एग्जाम, लेट्स से देयर इज वैकेंसी ऑफ 50 people, so 100 people would be qualified for the language proficiency test. I mean to say कि 10 times प्री क्वालिफाई करेंगे और 2 times मेंस क्वालिफाई करेंगे। जो भी लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें आप देखिए, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो a language proficiency test. The LPT, that means language proficiency test, will be conducted in the official or local languages of the state concerned as detailed. Candidate not proficient in the official or local language shall be disqualified. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उस ऑफिस के लिए जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए और आप उसमें प्रोफिशिएंट होने चाहिए, तो ही आप इसे अप्लाई करें। थोड़ा सा आगे चल के इसको और जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा इसका कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या क्या था इसमें। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको इसमें बता दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 जोन आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। इसके अंदर जो जो ऑफिसेज आते हैं वो यहाँ बता दिए गए हैं आपको। थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसमें आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। मैं समझता हूँ आपको इसके बारे में पता होगा, पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो अब आ जाते हैं कि इसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल 50 रुपीज़ और 18% GST देना होगा। जनरल OBC EWS के लिए आपको 450 रुपीज़ और
18% GST देना होगा। लेकिन अगर आप RBI का ही स्टाफ है तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको इसमें रिजर्वेशन गाइडलाइंस मिलेंगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। EWS से हैं आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 8 मार्च 2026 के पहले का होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 3 साल अप्लीकेबल होता है पर सभी जगह। तो सेफ साइड के लिए अगर आपके पास लास्ट ईयर आई मीन टू से 25 का है या 26 का है जो कि 8 मार्च 2026 के पहले का होना चाहिए तो ठीक है, चल जाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी में फॉल करते हो तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 25-26 के बीच का होना चाहिए। मार्च 8 2026 के पहले का होना चाहिए। इसके अलावा आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें आप पहुँचेंगे। थोड़ा और नीचे आते हुए आपको यहाँ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आपको नीचे कमेंट करना होगा और आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मोड ऑफ पेमेंट क्या है। आप जानते ही हैं कैसे पे करना है आपकी फीस। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें आपको दिखेंगे ये सारा मेथड बताया गया, प्रोसेस बताया गया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। वो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया। लेकिन ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, अगर आप अहमदाबाद से हैं, गुजराती बेंगलुरु से हैं, कन्नड़ा भोपाल से हैं, हिंदी भुवनेश्वर से हैं, उड़िया, जब मैं आप के लिए बोल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। गुवाहाटी से हो तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी। हैदराबाद से हो तो तेलुगु, जयपुर से हिंदी। ऐसे आप इसमें देख करके अकॉर्डिंगली आप अपना ऑफिस चूज कर सकते हो कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इसकी PDF चाहिए तो ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा और आप वहां से जाकर इसे देख सकते हो, जहां आपको इसकी इस पेज की अलग से फोटोग्राफ मिल जाएगी। आप उसको आसानी से देख करके चूज कर सकते हो आपको किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ये देखिए मैंने आपसे कहा था जैसे कि आप मुंबई के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मराठी या कोंकणी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए, अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको दोनों आती है तो वेल एंड गुड होगा, बहुत अच्छी बात है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम पे दी जाएंगी। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग। सपोज आपने कोलकाता चूज किया हुआ है तो आपको इंग्लिश, हिंदी और बंगाली तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप एग्जाम के लिए चूज कर सकते हो और आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। ये आपको सेंटर्स दिए गए हैं कि आपके एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे। इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम के लिए आपको सेंटर दिया गया है कि अगर आप अहमदाबाद चूज करते हो तो इसमें से कोई भी सेंटर आपको मिल सकता है। सिमिलरली बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता सारे आगे दिए गए हैं। आप किसी को भी चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेंटर दे दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिए और अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके फॉर्म एप्लीकेशन के लिए एक वीडियो बना दूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। अभी के लिए थैंक यू। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।